कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। दोस्तों लेक्चर 2 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेक्चर 2। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से अटेंड कर लें और एक नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर लें, मतलब पहले 3 लेक्चर्स इस MIS के कर लें, तो आपको MIS का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान से आज आपने क्लास को अटेंड करना है। कहते हैं जो जहाजों को गिरा दे, बेटे बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, टाइटैनिक, लाइफ ऑफ द पाई शिप्स देखी हुई है आपने। जो जहाजों को गिरा दे उसे तूफान कहते हैं। ध्यान से बेटे, जो जहाजों को गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। बेटे आप सब इंसान मेरे सामने बैठे हो। मुझे मालूम है कि अगर आप एक बात डिटरमाइन कर लो, एक निश्चय कर लो, एक सौगंध खा लो, तो आप CS का बाप भी कर सकते हो। चक्कर यह है कि आप बोलते हो लेकिन अंदर से ठानते नहीं हो। आप आलतू फालतू के चक्रों में व्हाट्सएप, SMS, फोन, गाने इसमें लग जाते हो, और आपका जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आप भूल जाते हो। तो मैं आपको उठाने आया हूं, जगाने आया हूं कि उठो यार, आपका तो ऑब्जेक्टिव वो है, आप यहां कहां फंस रहे हो। उस ऑब्जेक्टिव को पाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ बातें मैं खोल के नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप वो पाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज का लेक्चर 2 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं, उसका लेक्चर 2 करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, क्योंकि बेटे फर्स्ट के बाद ही सेकंड समझ आएगा, सेकंड के बाद ही थर्ड आएगा। बीच का कोई लेक्चर देख लिया तो बेटे समझ आने वाला नहीं है। फिर ये मत कहना कि भूपेश आनंद को पढ़ाना नहीं आता। बेटे भगवान ने एक ही कला दी है कि दूसरों को समझाना, ड्रामे करके बताना। बस बेटे यही कला मैं कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से पहले लेक्चर फर्स्ट देखें। आइए जी, रजिस्टर बाहर निकाल लें, कमर सीधी कर लें, हाइलाइटर्स बाहर निकाल लें, पेन अपने पास रख लें, इरादे बुलंद कर लें, और बड़ों का एक बार उनका आशीर्वाद ले लें। और आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं। बेटे पहले लेक्चर का मैंने आपको एक तो हल्का सा, जो लेक्चर 1 है, उसकी हल्की सी रिवीजन कराऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितनी तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितनी तरह के होते हैं, और उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए जी शुरू करते हैं। स्टोरी सुन, कहानी सुन, मेरी स्टोरी
सुनना शुरू कर दीजिए, फिर स्टोरी के बाद मोरल देखेंगे, फिर क्लास नोट्स लिखेंगे, फिर टेक्निकल नोट्स अपनी बुक से देखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे, हवन करेंगे और सब काम बढ़िया हो जाएगा। तो मेरी स्टोरी ये है कि इस दुनिया में कोई भी एंटिटी की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटर की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस दुनिया में ग्रुप ऑफ मेंबर्स जब भी मिलके काम करते हैं तो बेटे उसमें कुछ टॉप लेवल में होते हैं, कुछ मिडिल लेवल में, कुछ लोअर लेवल में। उन तीनों लेवल्स में इंफॉर्मेशन की नेसेसिटी होती है और उनकी नेसेसिटी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम्स में हम कुछ इनपुट डालते हैं और आउटपुट आती है क्या? नॉलेज। क्या क्या? रिपोर्ट्स। बेटे उसमें से बड़ी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। जैसे मान लीजिए ये भोपू है, भोपू, इसमें से आवाज आती है, तो इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, इसकी भूख मैनेजमेंट को है और मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं जैसा मैंने बताया था। तो बेटे आज हम सबसे पहले उन लेवल्स की बातें करेंगे और उन लेवल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर ये बात आपको केस स्टडीज के साथ, प्रैक्टिकल बातों के साथ अगर क्लियर हो जाती है तो यकीन मानिए आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब आपने मेरी कहानी को ध्यान से सुनना है। कहानी किस्मत की, एक था लड़का, एक थी लड़की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे मैं भूपेश आनंद सबसे पहले तो आपको ये बताने वाला हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एंटिटी में ओवरऑल ऑन एन एवरेज देयर आर 3 लेवल्स। बेटे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। बेटे ऑन एन एवरेज 3 लेवल्स होते हैं किसी भी एंटिटी में। लेवल 1 इज नेम्ड एज टॉप लेवल। बेटे टॉप लेवल होता है। इस लेवल का दूसरा नाम है स्ट्रेटेजिक लेवल। बेटे टॉप लेवल इज नेम्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल। ऐसा लेवल जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है, जो गोल्स बनाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करता है। बेटे बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े सपने बनाता है। उस लेवल का नाम है टॉप लेवल। पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे हम सबके घर में हमारे जो बड़े होते हैं, बेटे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमारे घर के टॉप लेवल के लोग हैं। बेटे वो जो डिसीजन ले लेते हैं पूरे घर को वो डिसीजन माननी पड़ती है या उस हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो अगर ग्रैंडफादर ये कह दें कि भाई जो भी घर का मेंबर है रात को कहीं भी जाता है 10 बजे तक वापस आ जाए घर में और खाना सब मिलके खाएंगे और लास्ट 10 बजे तक वेट करेंगे और आना जरूरी है सबको, तो बेटे ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाया टॉप लेवल ने। मिडिल लेवल, पापा, छोटे पापा, बच्चों, उन सभी को, मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को वो बात माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा देयर आर 3 लेवल्स। एक का नाम है टॉप लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल। बेटे ये क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को बनाते हैं। अभी हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। दे क्रिएट, फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। और बेटे दूसरा लेवल जो होता है उसको बोलते हैं मिडिल लेवल। मिडिल कह दें या ये टेक्टिकल लेवल के नाम से भी पुकारा जाता है बेटे। क्यों? क्योंकि
और ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल ने बनाए हैं। बनाए किसने? टॉप ने। और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स उनको फुलफिल करने के लिए कौन बनाएगा? मतलब टॉप लेवल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए टेक्निकल लेवल पॉलिसीज बनाएगी, प्रोसीजर्स बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, टैक्ट्स बनाएंगे। इसलिए इस लेवल का नाम रखा गया टेक्निकल लेवल। तो बेटे मैंने कहा एक लेवल होता है मिडिल लेवल और टेक्निकल लेवल। बेटे ये जो लेवल है ना, ये टेक्निकल प्लानिंग करता है। एक थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं बेटे, थर्ड बेटे। तीसरा लेवल होता है लोअर लेवल कह दें, या मैं इसको कह दूं ऑपरेशनल लेवल। बेटे या तो मैं इसको लोअर लेवल कह दूं या मैं कह दूं ऑपरेशनल लेवल, जो ऑपरेशन लेवल पे सुपरवाइजरी का काम करता है। जैसे फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर्स को ध्यान रख रहा है, फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल, मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं इस तरह से अपने लेवल्स को डिवाइड कर सकता हूं। तो बेटे एक तो टॉप लेवल हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ। उसके नीचे फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ये मिडिल लेवल में आ गए। उसके नीचे फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर, बेटे थर्ड लेवल पे आ गए। ये जो थर्ड लेवल वाले हैं ना, इनको रूटीन का डे टू डे काम करना पड़ता है। ये डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, रूटीन मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस चैप्टर में हम इस समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एक मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे सिस्टम बनाना है ना, तो एक मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं और उन लेवल्स में कौन कौन आता है और उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ये सभी बातों को मैं ताने बाने को बुनूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। आइए जी, आइए। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहने जा रहा हूं कि मैं आज अभी इस लेक्चर नंबर 2 में टॉप लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक बार आप प्लीज मेरी बुक को खोल लें। मैं अपने आपके सामने बुक को लेके आ रहा हूं। बेटे बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बुक को खोल लेंगे। मैं पहले ये फर्स्ट पेज चाहता हूं आप खोल लें। बेटे इस फर्स्ट पेज में कंसेप्ट 1 अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने लिखा है कंसेप्ट 1 में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये समझा दिया। अभी इवोल्यूशन बताना है, मीनिंग बताया मैंने, अभी नीड नहीं बताई, एलिमेंट्स नहीं बताए, इंपॉर्टेंस भी नहीं बताई। मैं सीधा आ गया बेटे, मैं सीधा आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट में भी से भी ऊपर मैं आ गया बेटे। अभी ऊपर ही हूं, मैनेजमेंट के लेवल्स कितने हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। शायद मैंने उसको इस कंसेप्ट में नहीं लिखा, लेकिन अंदर क्वेश्चंस दिए, मैं देख लेता हूं कौन से कंसेप्ट में है। बेटे बुक ओपन कर लीजिए, बेटे बुक ओपन कर लीजिए। मैं भूपेश आनंद पहले कंसेप्ट 2, अच्छा वो मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब है लेवल्स। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। क्वेश्चन 4, explain about 3 tiers of management information system or how levels of management can affect information need or what are different types of information system according to level of management। तो मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखे हैं। हम ये तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर कर देंगे।
और उसको मैंने, अच्छा 5 क्वेश्चन है जी। राइट अ नोट ऑन रिलेशनशिप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। What are the information needs of top management? Which information is suitable for top management, which is suitable for middle management and which is suitable for lower management? तो बेटे एक ही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से देखना है, ठीक है जी। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज खड़ा हूं और मैं ये कहने जा रहा हूं कि टॉप लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है। तो आइए जी, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप रजिस्टर खोल लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप एक दो बातें पहले लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। लेक्चर 2, देयर आर 3 लेवल्स। ये तो लिख चुके होंगे, मैंने अभी डायग्राम बनाया। देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है जी। तो अभी हमारे टॉप लेवल, टॉप लेवल क्या होता है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, वो कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं, आपको मैं बता चुका हूं। टॉप लेवल का मतलब है नारायण मूर्ति, टॉप लेवल का मतलब है रतन टाटा, टॉप लेवल का मतलब है मुकेश अंबानी, टॉप लेवल का मतलब है नरेंद्र मोदी, टॉप लेवल का मतलब है विप्रो प्रेम जी, टॉप लेवल का मतलब है सुनील मित्तल। बेटे ये सभी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ की उसमें आते हैं। इन्होंने जो डिसीजन ले लिया बेटे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वही डिसीजन करना पड़ता है। इसका मतलब बाकी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इन पे डिपेंड कर रही है, इन पे डिपेंड कर रही है, इन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये टॉप लेवल में है। ये सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेटेड मैनर में डायरेक्ट करते हैं, इनको मैनेज करते हैं और इन सभी को के लिए गोल्स डिसाइड करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट is the main management which decides the long term objectives, long term goals, long term planning। बेटे टॉप लेवल वाले करते हैं। अब सवाल आता है कि जब ये टॉप लेवल वाले ये सारी प्लानिंग करते हैं तो इनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी आ रहे, पहले सेकंड पॉइंट लिखे आप, टॉप लेवल के ऊपर लिखे। पहले मैंने पहले से इसलिए बनाया कि आपका समय कम लगे, मैं लिखता हूं तो टाइम लगता है, तो आप जल्दी जल्दी लिख लें। As top level CEO, managing director, board of directors is concerned with overall task of directing and managing the organization, managing and directing the organization in an integrated manner, in an integrated mixture manner. Top level of an organization prepares गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बेटे ये जो मैनेजमेंट है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करती है। एग्जांपल मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुनील मित्तल, नारायण मूर्ति, ऐसे ही एग्जांपल दिए बेटे। मुकेश अंबानी रिलायंस के लिए पता ही है, रतन टाटा टाटा के लिए, सुनील मित्तल भारती एयरटेल, नारायण मूर्ति इन्फोसिस। तो बेटा ये टॉप लेवल के लोग हैं, इनकी जो डिसीजंस होती है ना वो सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती है, सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती है बेटा। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जैसे मैं कहूं मर्जर एंड अमेलगमेशन इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मर्जर एंड अमेलगमेशन is a strategic decision to start। जैसे मैं कहता हूं जी ओनर ऑफ बिग
wants to start a new branch, तो मैं कहूंगा बिग बाजार का जो ओनर है उसको एक नई ब्रांच स्टार्ट करनी है, वो डिसीजन बिग बाजार का ओनर लेगा, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो बेटे ये जो टॉप लेवल वाले हैं ना, ये नया प्रोडक्ट स्टार्ट करें ना करें, एक्सपेंशन करें ना करें, रतन टाटा डिसाइड करता है नैनो लाख टकिया बनाए ना बनाए, ये सभी डिसीजंस लॉन्ग टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म लेते हैं। मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटे जब ये क्लियर होगा कि इनके डिसीजंस लॉन्ग टर्म होती है, तो इसके लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो आसान हो जाएगा समझना। तो चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट एक बार जल्दी से लिख लीजिए। मान लेते हैं कि ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड का ए ही है क्लास नोट्स में, सेकंड का बी है क्लास नोट्स में, सेकंड का सी है क्लास नोट्स में। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेटिंग अप अ न्यू वेंचर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैंने बिग बाजार दिया एग्जांपल, बेटे बिना एग्जांपल के आपको समझ ही नहीं आएगा, और बहुत मुश्किल होती है कि रियल लाइफ के एग्जांपल्स इसमें अटैच करना। बेटे फेस टू फेस की क्लासेस आपने की होगी, मैं कहता हूं इसका नंबर लेक्चर भले ही वीडियो है, फेस टू फेस से 10 नंबर ज्यादा है। स्टार्टिंग अ न्यू नैनो लाख टकिया लिखा है मैंने, एक बच्चा कहना पता नहीं क्या लिखा है, लाख टकिया लाख टकिया। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटे, अब स्टार्ट हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नेचर। बेटे सबसे पहले, अब क्योंकि टॉप लेवल को का ऑब्जेक्टिव ये है, टॉप लेवल का काम ये है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ढूंढना कि टॉप लेवल को कौन सी तरह के फीचर्स वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कौन सी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो बेटे वही मैं करने जा रहा हूं। थर्ड पॉइंट आप लिखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नेचर, द टाइप of information required by top level। तो पहली बात मैंने लिखी है कि टॉप लेवल को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टॉप लेवल को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सटर्नल चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, बाहर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि इंटरनल की। मैंने अज्यूम करके बताया आपको कि बिग बाजार वालों को एक नई ब्रांच खोलनी है, अब वो सोच रहे हैं कि हम खोलें या ना खोलें, तो उस एरिया के आसपास की लोकेशन को देख रहे हैं, उसमें किस तरह की फैमिलीज रहती हैं, वहां की पॉपुलेशन क्या है, वहां पे कोई और बिग एप्पल वगैरह खुले तो नहीं हुए, ये सभी बातों को उनको पहले जज करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, सोशल इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल। मैंने आपके सामने ए पॉइंट लिखा है, आप थर्ड का ए पॉइंट लिखे बेटे। 7 फीचर्स, 7 फीचर्स, अगर 7 फीचर्स एग्जाम्पल के साथ समझ आ गए तो आप याद तो कर लेंगे, मुझे पता है। तो बेटे जो आपको समझ नहीं आता वो भी रट्टा मार लेते हो आप। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गए, एग्जाम्पल्स पता चल गए, दिमाग में बात बैठ गई, तो आपने टोपी पहना देनी है एग्जामिनर को, मुझे पता है, और मैं चाहता हूं कि आप पहनाओ। तो चलो ए पॉइंट, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल। बेटे पहली चीज, टॉप लेवल रिक्वायर्स एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। क्या क्या? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ऑल अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल लिखिए, लॉन्चिंग ऑफ ऑडी। बेटे ऑडी एक कार है ना जर्मनी की, मान लेते हैं कि ऑडी का जो जर्मनी में रहता है सीईओ, ये डिसाइड करने जा रहा है कि क्या ये जो ऑडी कार है जो 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के अलग अलग वर्जन आते हैं,
क्या इसको दिल्ली जैसे शहर में लॉन्च करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो शोरूम दिल्ली में कहां बनाना चाहिए? उसके आसपास की लोकेलिटी को देखेगा, डेमोग्राफी पोजीशन देखेंगे, इनकम साइज कितना है, लोगों की हैबिट्स कितनी है, और पॉलिटिकली कौन सी गवर्नमेंट है, हमें अलाउ करेगी या नहीं करेगी। ये सभी बातें एक ऑडी के जर्मनी के सीईओ को चाहिए होंगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, टॉप लेवल को जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। दूसरा बेटे, उनको जल्दी जल्दी चाहिए होती है इंफॉर्मेशन एडॉक बेसिस में। एडॉक एडॉक का मतलब है अर्जेंट बेसिस में, और टेम्परेरी नीड्स होती है। अर्जेंट बेसिस और टेम्परेरी नीड्स, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि टॉप लेवल को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके 7 फीचर्स होने चाहिए। 7 फीचर्स of information required, 7 features of information required by top level. पहला, that information is external होती है बेटे। दूसरी मेरे बेटे एडॉक बेसिस बेटे। एडॉक का मतलब भी बताऊंगा, अर्जेंट एंड टेम्परेरी, ऐसा भी देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो टॉप लेवल को इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज अनएक्सपेक्टेड इन नेचर। बेटे ज्यादातर इनको प्रिडिक्टेड या फ्यूचरिस्टिक इन नेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, समरी फॉर्म में। समरी, आप समरी समझते हैं क्या बेटे? समरी का मतलब भी बताऊंगा, अनस्ट्रक्चर्ड। एक बच्चा कह रहा है 6 हुआ, 7वां सब्जेक्टिविटी। बेटे ये मैंने आपके सामने 7 फीचर्स लिखे हैं टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट की नीड्स लिखी है। पहली नीड है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया, एक्सटर्नल में ऑडी का एग्जांपल बताया, बिग बाजार का एग्जांपल बताया, आप साथ साथ लिखते जाइए, ऑडी, बिग बाजार। अब मैं समझाने जा रहा हूं एडहॉक। बेटे एडहॉक का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन अर्जेंट बेसिस में चाहिए और टेम्परेरी बेसिस में चाहिए। जैसे सुनिए, स्टोरी सुनिए। अमर सिद्धि, मान लेते हैं आप आईबॉल की बात कर रहा हूं। आईबॉल जो कंपनी है जो कीबोर्ड्स बनाती है, उसको अचानक 25 कीबोर्ड का और 25 माउस का ऑर्डर आ गया। तो बताइए जी, बताइए जो इन्वेंट्री जो सेल मैनेजर है या जो उसका मैनेजर है, उसको ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्या अपनी इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और वो चेकिंग अर्जेंट बेसिस में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, अर्जेंट बेसिस में होनी चाहिए, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होनी चाहिए। टेम्परेरी बेसिस की होगी और अर्जेंट बेसिस की होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि टॉप लेवल का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया तो बेटे मिडिल लेवल और लोअर लेवल में इतना टाइम लगेगा नहीं। ज्यादा टाइम अगर टॉप लेवल पे हमने लगा लिया और समझ आ गया। जैसे दूसरा एग्जांपल, बेटे आप सब फाइनेंस के व्यक्तियों, लॉ के व्यक्तियों, आपको पता है as per accounting standards and as per Ind AS and as per IFRS it is compulsory क्या कंपल्सरी है? इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्वार्टर वाइज इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी चाहिए, ये कंपल्सरी है, हमें सबको पता है। तो बेटे हर 3 महीने की अर्जेंट बेसिस पे इंफॉर्मेशन बनानी चाहिए, और टेम्परेरी बेसिस की है क्योंकि अगले 3 महीने में इंफॉर्मेशन दूसरी हो जाएगी। तो इसको मैं कह रहा हूं एडॉक बेसिस। तो मैंने 2 फीचर्स बताए, एक एक्सटर्नल और एक बताया बेटे एडॉक बेसिस। आइए पहले इसको साथ साथ लिख लें, फिर हम आगे चलते जाएंगे। बेटे कहानी साथ साथ करेंगे। ये आप देखिए, ये एक्सटर्नल लिख चुके,
चलिए सेकंड फीचर एडॉक बेसिस लिखिए, एडॉक बेसिस लिखिए प्लीज जल्दी से। मैंने एडॉक में दो एरोस डाले, अर्जेंट एंड टेम्परेरी, अर्जेंट एंड टेम्परेरी, अर्जेंट एंड टेम्परेरी, अर्जेंट एंड टेम्परेरी। मैंने एग्जांपल लिखा 10 कीबोर्ड eyeball order, so before accepting there is a need to check the stock urgently, quickly। एंड सेकंड एग्जांपल लिखा इंटरिम रिपोर्ट फॉर 3 months इज रिक्वायर्ड अर्जेंटली। बेटे 3 महीने की रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, अर्जेंट एंड पीरियोडिकली। चलिए ठीक है जी। सेकंड मैं अब आपको आगे बता रहा हूं, दो फीचर्स बता चुका हूं मैं, उसी मटके में आ गया, उसी मटके में आ गया बेटे, ये बता दिया, ये बता दिया। मैं आ गया जी थर्ड में, अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो टॉप लेवल को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली अनएक्सपेक्टेड होती है। उसका जो फीचर है, जो टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन की जो हम देते हैं उसका एक फीचर है, वो अनएक्सपेक्टेड होती है। कैसे मतलब? मैं कहता हूं कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8। अब बताइए क्या लिखूंगा? आप बोलेंगे 5 + 5 प्लस, लेकिन मैंने लिखा 8 + 8 16। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं 8 + 8 लिखूंगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 5 + 5 लिखूंगा। बेटे इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इन नेचर। जैसे नेरोलैक पेंट्स का नाम सबने सुना हुआ है, एक कंपनी नेरोलैक पेंट्स है, अपनी 4 क्वार्टर्स की इंटरिम रिपोर्ट बना रही है, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट। बट जब वो एनुअल बना रहे हैं तो बेटे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉस आ गया। तो मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को चाहिए उसका एक फीचर ये भी है, क्या? अनएक्सपेक्टेड इन नेचर, अनएक्सपेक्टेड इन नेचर। अभी दो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आपने यहां पर एक और एग्जांपल समझ लिया, अनएक्सपेक्टेड, फ्यूचरिस्टिक, प्रिडिक्टेड इन नेचर। बेटे जो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को चाहिए वो फ्यूचरिस्टिक होती है, वो प्रिडिक्टेड इन नेचर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैसे? बेटे आप बताइए, टॉप लेवल ने लास्ट 5 इयर्स में चेक किया कि हमारी कंपनी को 1-1 करोड़ का मोटा मोटी प्रॉफिट हो रहा है, तो उस बेसिस में उन्होंने एक गोडाउन परचेज कर लिया या एक नई फैक्ट्री को लॉन्च कर दिया जिसमें 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, थिंकिंग कि नेक्स्ट ईयर भी हमें प्रॉफिट होगा। तो क्या लगता है, क्या ये इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट जो इनको है वो प्रेडिक्टेड या फ्यूचरिस्टिक नेचर की नहीं है? बिल्कुल है बेटे। तो मैंने आपको चार बातें प्रिपेयर की थी, आप चेक करिए। मैंने एक तो बताया एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक बताया एडॉक बेसिस, एक बताया अनएक्सपेक्टेड, एक बताया फ्यूचरिस्टिक। तो आइए जी, 2 बातें आप लिख चुके हैं, एक बार बाकी 2 डिसीजंस भी लिख लें तो बेटे मुझे खुशी मिलेगी। क्या बताऊं बेटे? आइए सी पॉइंट लिख लें। अच्छा, बी का थोड़ा सा रह गया था नेक्स्ट पेज पे, और टू बी इंटरिम रिपोर्ट और टू बी प्रिपेयर्ड ऑन एडॉक बेसिस। बेटे इंटरिम रिपोर्ट एडॉक बेसिस में बनानी पड़ती है, अर्जेंटली बनानी पड़ती है। फिर सी पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। एग्जांपल देखिए, मैंने वही लिखा 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, 8 + 8, 8 + 8। एग्जांपल एक और लिख लिया मैंने, प्रॉफिट इन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेरोलैक पेंट्स का एग्जांपल दिया, बट लॉस इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट मींस the feature characteristic of information which is required by top level is unexpected in nature. Next feature है, the information required by top level is predicted, futuristic in nature, क्योंकि वो भविष्य को सोच के डिसीजंस लेते हैं। तो लिखते हैं
प्रिडिक्टेड और फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। और एग्जांपल दिया मैंने गोडाउन परचेस, मैंने एग्जांपल दिया गोडाउन परचेस, गोडाउन परचेस। तो बेटे प्रिडिक्टेड इन नेचर और फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, ठीक है जी। आइए जी ई फॉर्म में। अब बेटे मैंने आपको ई और एफ वैसे तो लिख दिए हैं, मैं आ रहा हूं समरी फॉर्म। बताइए जी, मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में, कि मुकेश अंबानी को रिलायंस डिजिटल की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी में कितने टीवी बिके, कितने मोबाइल फोन बिके, ये सभी की इंफॉर्मेशन चाहिए, या हर ब्रांच की समरी फॉर्म के प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेटे समरी फॉर्म में चाहिए, उसको पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हर ब्रांच के डिटेल इंफॉर्मेशन को रीड करे। समरी फॉर्म इट मींस एक नया फीचर ऐड हुआ टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन की फीचर में। एक पहला क्या था, एक्सटर्नल। जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटे, एक बार रिवाइज करते हैं। एक्सटर्नल बोलिए बेटे, साथ साथ बोलिए, जहां भी बैठे अगर बोलेंगे तो याद होगा बेटे। कमर सीधी कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एडॉक बेसिस, एडॉक बेसिस, एडॉक बेसिस, एडॉक बेसिस, अनएक्सपेक्टेड, 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 अनएक्सपेक्टेड। तो पहला एक्सटर्नल, 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 एडॉक, एडॉक, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, प्रेडिक्टेड, फ्यूचरिस्टिक, समरी, समरी, समरी। बेटे मैंने अभी एक वर्ड भी बनाया आपके लिए, जैसे मैं इसका ई ले लूंगा, इसका ई ए ले लूंगा, इसका यू ले लूंगा, इसका एफ ले लूंगा, इसका एस ले लूंगा, इसका यू ले लूंगा, इसका एस ले लूंगा। तो बेटे एक एक वर्ड अगर आप ध्यान से रख लें, ई ए यू, ई ई ए यू, ये यू, इलू, इलू क्या है, ये इलू, इलू। ई का मतलब एक्सटर्नल, ए का मतलब एडॉक, यू का मतलब अनएक्सपेक्टेड, एफ का मतलब फ्यूचरिस्टिक, एस का मतलब समरी, एस का मतलब समरी, एस का मतलब समरी। अब बेटे नेक्स्ट यू का क्या मतलब है, अनस्ट्रक्चर्ड। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट में बताया था। अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है टॉप लेवल को। कैसे भाई, टॉप लेवल को मान लेते हैं एक हेयर स्टूडियो, मान लेते हैं बार्बर हेयर स्टूडियो बढ़िया सा ओपन करना है, तो क्या लगता है जी, उनको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी कभी यहां से मिलेगी, कभी बाहर से मिलेगी, अनस्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगी, टूटी फूटी, कुछ यहां से मिल गई, कुछ वहां से पकड़ ली, कुछ वहां से पकड़ ली, अनस्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगी। तो बेटे टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन का एक फीचर और पता चला आपको, अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम ना एमकॉम भी कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, तो क्या एमकॉम की इग्नू की एग्जामिनेशन डेट्स हमारी सीएस की एग्जामिनेशन की डेट से क्लैश तो नहीं करेंगी? अब मैं उनको क्या कहता हूं कि आप जानकारी लीजिए कुछ, वो अभी क्योंकि अभी एग्जामिनेशन डेट्स एक्चुअली पब्लिश नहीं हुई, तो कोई दूसरे बच्चे से पूछता है पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार क्या हुआ था, अब इस बार कैसे रहेगा। तो सब अपनी अपनी व्यूज दे रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। बिल्कुल इसी तरह से टॉप लेवल के पास जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्म। लास्ट रहेगा बेटे सब्जेक्टिविटी। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय टॉप लेवल इज सब्जेक्टिविटी। वो जिस सब्जेक्ट की छानबीन कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट पे उनको डिसीजन लेना है, उसी सब्जेक्ट से मिलती जुलती इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान के चलते हैं कि एक टेक्सटाइल शॉप, एक कपड़ों की दुकान, जीन्स की दुकान खोलनी है, तो आप जीन्स की दुकान खोलने से पहले टॉप लेवल क्या सोचेगी, यहाँ पे कपड़ों की दुकानें कितनी हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो जीन्स पहनते हैं नहीं पहनते, लड़के लड़कियां, यहाँ का बिहेवियर कैसा है, यहाँ की डिमांड कैसी है, यहाँ पे इनकम स्टाइल कैसा है।
देखेंगे ना। और अगर मैं आपको कहूं कि आप केरला में क्लॉथ की दुकान खोलने वाले जीन्स की, बेटे जो एक्चुअली में कैलिकट के लोग हैं ना, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सब बेटे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। अगर आप जीन्स की दुकान केरला में खोलेंगे तो आपको खुद ही जीन्स पहननी पड़ेगी, क्योंकि वो तो खरीदेंगे नहीं। इसका मतलब आपको जो डिसीजन लेनी है उसकी इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिविटी होती है बेटे, सब्जेक्टिविटी का फीचर होता है। तो मैंने 7 फीचर्स बताए। पहला एक्सटर्नल, पहले लिख लेते हैं। देखिए बेटे कहां तक लिखा आपने, प्रेडिक्टेड तक लिख लिया था। समरी फॉर्म, प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ बिग बाजार, प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ बिग बाजार। बेटे समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अभी अभी बताया ओपनिंग ऑफ ए हेयर स्टूडियो। लास्ट है बेटे सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, a new textile shop in Kerala, a new textile shop in Kerala। और बेटे मैंने सभी के पहले पहले अल्फाबेट को जोड़ा, EAU, EAU, P, SUS, EAU, P, SUS, EAU, P, SUS, EAU, P, SUS। आप बता सकते हैं E का मतलब क्या है? बेटे जहां बैठे हैं बोलिए, मेरे को सुनाई देगा, दिल से बोलना। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ए का मतलब क्या है? एडॉक, एडॉक, एडॉक। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। पी का मतलब क्या है? प्रिडिक्टेबल और फ्यूचरिस्टिक, प्रिडिक्टेबल और फ्यूचरिस्टिक। एस का मतलब क्या है? समरी फॉर्म, समरी फॉर्म, समरी फॉर्म। यू का मतलब क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। एस का मतलब क्या है? सब्जेक्टिविटी, 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 सब्जेक्टिविटी। बेटे इतनी दूर है फिर भी आप याद कर पा रहे हैं। आप थ्योरी के लेक्चर में बैठे हैं, मेरे से दूर बैठे हैं, फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा आपका, क्योंकि मेरे में जो एनर्जी है वो वाइब्रेशंस के थ्रू आप में फ्लो हो रही है। आइए बुक निकाले, निकालिए जी, आइए मेहरबान कदरदान। बेटे मैंने वही क्वेश्चन निकाल लिया मैनेजमेंट लेवल्स का। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो लिख लें जी, टॉप, मिडल एंड दिस। और बेटे इनको प्लानिंग जो करनी पड़ती है, पहली प्लानिंग का नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरी है टेक्टिकल प्लानिंग, तीसरी है ऑपरेशनल प्लानिंग। बेटे हाईलाइट जरूर करें, देखिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं और मैंने फिजिकली भी अपने नोट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जान के यहां कर रहा हूं कि आपको ज्यादा समझ आए। आइए प्लीज पढ़ते हैं। द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। द एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब मैं आ गया टॉप लेवल, क्योंकि मैंने टॉप लेवल ही बताया। टॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस which are concerned with overall task of designing, directing and managing in and this is overall integrated manner, long term objectives. They are responsible for interacting with representatives of external needs। ये इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन की नीड्स क्या है। आइए पहली, ऊपर नीचे लिख दिया, कोई टेंशन मत लीजिए। पहली हमने की है एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी की है एडॉक, EAU अनएक्सपेक्टेड, EAU। देखो कि अगर आपको हल्के से अल्फाबेट से सब पता चल जाए तो बताइए एग्जामिनेशन हॉल में तो बल्ले बल्ले हो जाती है। आपको कई बार पता नहीं चलता कि चैप्टर कौन सा है। वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से उसको कहते हैं यार इतना बता दे कि चैप्टर कौन सा है। आपको जब चैप्टर पता चल जाता है तो आप उसकी धज्जियां उड़ा देते हो। यहाँ तो बेटे सेंटेंस वर्ड आपके पास है तो फीचर्स ही पता चलेंगे। चलिए EAU, EAU, P predicted in nature, predicted in nature। S summary form, SU unstructured। अब इसमें बेटे एक नहीं है, लिख लें, लिख लें, लिख लें। सब्जेक्टिविटी गलती से मिस हो गया, 7th पॉइंट लिख लें, सब्जेक्टिविटी। एग्जांपल था केरला, सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी।
बेटे आज के लेक्चर में हम टॉप लेवल ही डिस्कस कर रहे हैं, मिडिल लेवल हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। बेटे पहले 4-5 लेक्चर्स को ईमानदारी से देखना, समझना, होमवर्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझदार बच्चे होंगे तो आप एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, आप जरूर लिखोगे और खुद चेक करोगे नेक्स्ट लेक्चर में। लिखो लिखो बेटे, मैं लिखवाता हूं, लिखो। हाउ मैनी टाइप्स of levels of management are there? Also state their information needs, उनकी information needs को भी बताओ along with कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताओ। मान लेते हैं ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेटे आपको ईमानदारी से अगले लेक्चर 3rd से पहले इस क्वेश्चन को खुद लिखना है। भले आप स्टडी से पढ़िए, मेरी बुक से पढ़िए, लेकिन ईमानदार होकर फिर बुक और स्टडी बंद कर दीजिए। ईमानदार होके 15 मिनट का टाइम होगा आपके पास, जो लिखा जाएगा लिखिए, देखना नहीं है। बेटे जब तक आईटी के पेपर में साथ साथ नहीं लिखोगे, साथ साथ फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद फिर मिलूंगा आपसे।